हेलो एवरीवन। और देखिए, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 20, लुकिंग बैक अर्ली मैन्स लाइफ। क्या पढ़ रहे हैं? लुकिंग बैक अर्ली मैन्स लाइफ। ये पार्ट 4 वीडियोस होगा और ये क्या है? क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये क्या है? क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये चैप्टर होने वाला है। तो देखिए, सॉरी, हाउ डिड द अर्ली मैन गेट देयर फर्स्ट फायर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग किताब में? हाउ डिड अर्ली मैन गेट देयर फर्स्ट फायर? तो देखिए, मैंने आंसर इसका लिखा है, अर्ली मैन गॉट देयर फर्स्ट फायर। अर्ली मैन गॉट देयर फर्स्ट फायर फ्रॉम ए स्लोली बर्निंग वॉल्केनो। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि आदि मानव को जो पहला फायर मिला, पहला जो आग मिला, कहाँ से मिला? स्लोली बर्निंग वॉल्केनो, मतलब जो ज्वालामुखी है, बहुत ही कम मात्रा में जलता है, वहां से, उसके लावा से हो सकता है उसको आग मिला होगा। या एट अनदर प्लेस पीपल नोटिस दैट स्पार्क्स फ्लू फ्रॉम सर्टेन स्टोन्स। इसके अलावा भी और एक ये भी हो सकता है, एट अनदर प्लेस पीपल नोटिस, मतलब लोगों ने नोटिस किया कि दैट स्पार्क्स फ्लू। मतलब स्पार्क्स क्या होता है? ऐसे फ्लिंट पे अगर पत्थर ठोकते हैं एक दूसरे से तो क्या होगा? स्पार्क निकलेगा। आज जो किसी कारणवश हो सकता है, वहां पर सूखी पत्ती हो, लग गया हो, और उसके बाद आग लग गया, फिर आग से क्या हुआ, वहां पर जल गया, या बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर है जो मैं देने का कोशिश किया हूँ अकॉर्डिंग टू योर बुक्स के हिसाब से। तो हाउ डिड द अर्ली मैन गेट देयर फर्स्ट फायर? अर्ली मैन को कैसे मिला पहला आग, पहला फायर? सो अर्ली मैन गॉट देयर फर्स्ट फायर। अर्ली मैन को मिला फर्स्ट फायर फ्रॉम अ स्लोली बर्निंग वॉल्केनो। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। आप लोग ज्वालामुखी आशा करते हो जानते हैं, जो एक प्रकार से पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। ज्वालामुखी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको समझाएंगे एक दिन। तो उस वॉल्केनो से जो लावा निकलता है आग जैसे एकदम, तो वो वहां से हो सकता है आपका आग का पता चला हो। या एट अनदर प्लेस पीपल नोटिस्ड, कुछ जगह पीपल नोटिस किया गया कि स्पार्क फ्लू हुआ फ्रॉम अ सर्टेन स्टोन्स। हो सकता है कोई फ्लिंट पत्थर हो या कुछ दूसरा पत्थर हो, यह सब। तो इस तरह से अर्ली मैन को फर्स्ट फायर मिला। ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन देन कमेंट्स ऑन माय कमेंट बिलो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, वी कम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फार्मिंग begin? Yeah, how did farming begin in the Neolithic age? इसको कोई नियोलिथिक भी बोलते हैं कि कोई कोई नियोलिथिक भी बोलते हैं, तो मैं तो नियोलिथिक ही बोलता हूँ। तो हाउ डिड फार्मिंग begin in the Neolithic age? तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हाउ डिड, कैसे फार्मिंग शुरुआत हुआ नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है। न्यू स्टोन एज में मतलब फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुआ? तो जब मैं अर्ली मैन चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया गया है कि फार्मर जो थे मतलब हम लोग जो आदि मानव थे
उसमें क्या था, ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बहुत ज्यादा था। वही ऑब्जर्वेशन क्वालिटी के कारण है उन लोगों ने देखा किसी निश्चित समय में निश्चित फल उग रहा है, निश्चित समय में कोई निश्चित घास निकल रहा है, निश्चित समय में कुछ निश्चित टाइप के मतलब पौधे उग रहे हैं। तो ये चीज तो वो लोग बीतते 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 उन लोगों का पूर्वज उन लोगों को बताया बताया, तो उस प्रकार से वो लोग ऑब्जर्वेशन क्वालिटी से ये सब डेवलप किया। क्योंकि पहिए का आविष्कार जैसे एक मोटा सा मतलब कुंदा या पेड़ का तना हो सकता है, मतलब हो सकता है पहाड़ से गिर रहा होगा, या किसी से मतलब पुश होने के बाद मतलब सरकते सरकते आ गया, तो रोलिंग होके मतलब रोलिंग डाउन एक प्रकार से होके, तो इस प्रकार से पहिया का आविष्कार हुआ। उसी प्रकार उसने ऑब्जर्वेशन किया कि या फ्लिंट पत्थर से जैसे आग निकला, उसी प्रकार जो फार्मिंग है वो उस तरह से आविष्कार हुआ। उसके बाद बहुत सारे औजार तैयार हुए, जिससे बहुत सारे वेपन्स तैयार हुए, बहुत सारे सामान ऐसा तैयार हुआ जो हमारे खेती के लिए सहायता हो। तो क्या हुआ, ये एक्चुअली कुछ भी दिया जाएगा किताब में, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन क्वालिटी से एक प्रकार से हम लोगों को या हमारे जो पूर्वज है उन लोगों ने इसका आविष्कार किया। अभी भी अगर देखा जाए, हम लोग नया नया चीज हर दिन कुछ ना कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज सीखते हैं ड्यू टू अवर ऑब्जर्वेशन क्वालिटी। तो इसी से हम लोग सीखते 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 एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इसको प्राप्त किए। लेकिन आपके किताब में जो दिया गया है उसी चीज को मैं लिखा हूँ, आंसर देने का कोशिश किया हूँ। तो देखिए, वीडिंग मतलब एक प्रकार से जो निराई कहते हैं, हम लोग खरपतवार को हटाते हैं उसी को कहते हैं। तो वीडिंग अराउंड अ प्लांट, हम लोग वीडिंग कर रहे हैं, खरपतवार को निकाल रहे हैं कोई भी प्लांट के सामने से। खरपतवार क्या करता है, किसी भी प्लांट का पोषक तत्व को वो खा लेता है। वीडिंग अराउंड अ प्लांट और परहैप्स वाटरिंग इट इन ए ड्राई स्पेल, मतलब एक प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बारी से अगर हम लोग वाटरिंग कर रहे हैं मतलब पानी दे रहे हैं किसी निश्चित टाइम पे, वॉज द फर्स्ट स्टेप कलेक्टिंग सीड्स। देखिए यहाँ पर मतलब यही सब था कि हम लोग पहले बीज को प्राप्त किए एंड प्लांट देम इन ए सेफ स्पॉट, और उसको एक सही जगह पर हम लोग प्लांट किए। इन दिस वे फार्मिंग बिगिन इन नियोलिथिक एज, इस तरह से फार्मिंग का शुरुआत हुआ नियोलिथिक एज में। फिर से समझते हैं, weeding around a plant or perhaps watering it in a dry spell was the first step, collecting seeds and plant them in a safe spot. In this way farming began in the Neolithic age. तो यही है, मतलब एक प्रकार से हम लोग क्या किए, पहले खरपतवार हटाए या निश्चित समय पर स्पेल वाइज मतलब बारी बारी से हो सकता है हम लोग वाटर दिए होंगे। फिर हम लोग क्या किए, सीड कलेक्टिंग किए, और फिर उसको एक सही जगह पर हम लोग क्या किए, बीज को रोपण किए, और फिर इस तरह से फार्मिंग का धीरे धीरे शुरुआत हुआ। तो देखिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया है, हम लोग कुछ भी यहाँ पे लिखे, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर होगा कि समय के साथ क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने ये सब हमारे क्या मतलब हम लोग ज्ञान प्राप्त किए, और इस तरह से हम लोग फार्मिंग सीखे। तो देखिए, किताब में जो दिया गया है उसको आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा, और अगर आप अपने हिसाब से बेहतर लिख पाते हैं या आपके सर आपको बेहतर और भी लिखा पाते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो ऑन कमेंट बिलो यहाँ पर, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, वी कमिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई सिलेक्ट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो देखिए, वेयर डिड
अर्ली मैन लिव, वेयर डिड अर्ली मैन लिव, क्वेश्चन है ये। मतलब अर्ली मैन कहाँ रहते थे? तो हम लोग को तो सबको पता है कि अर्ली मैन कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के बड़े बड़े जो मतलब एक इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता था कि बीच में एक आदमी ठहरने का जगह हो सकता था, इस तरह उस टाइम में वहां पर रहते थे। किसी भी मतलब तब तो कुछ ऐसा घर नहीं था, तो कैसे आजकल जीव जंतु अभी कहाँ रहते हैं? तो विशेष करके वो लोग गुफा को सिलेक्ट करते थे। तो वही चीज लिखेंगे, अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, अर्ली मैन लिव इन केव्स, केव्स मतलब गुफा, एंड शेल्टर्स मेड ऑफ रॉक। क्या शेल्टर्स, जो शेल्टर्स होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? रॉक्स के थ्रू, पत्थर, ब्रांचेस, पेड़ों के डालों से बनाया जाता था। और किससे बनाया जाता था? एनिमल स्किन। मान के चलिए हो सकता है ठंड लग रहा हो तो एनिमल स्किन को सामने दे देता था ताकि उससे हवा पास ना हो, कुछ भी हो ओवरऑल लोग को इस तरह से रहते थे। इसका एक ही वर्ड में अगर क्वेश्चन बोला जाए कि अर्ली मैन कहाँ पे रहते थे, तो अर्ली मैन लिव इन केव्स, अगर आप ये भी बोल देते तो ये भी आंसर है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यस, कम अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन बताया जाए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें हम लोग का आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि वो लोग खाने के लिए भटकते थे। किसके लिए भटकते थे? खाने के लिए। तो देखिए हम लिख दिए इन सर्च ऑफ फूड, इसका एक ही वर्ड में आंसर है, इन सर्च ऑफ फूड। लेकिन सजा के लिखे हैं जो आप लोगों की किताब में दिया गया है, हंटर गैदरर्स वेयर नोमैड्स। हंटर गैदरर क्या थे? नोमैड्स थे। वेयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। हंटर गैदरर्स जो कि बंजारे जैसा थे, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे। इसका मतलब हु मूव्ड फ्रॉम, जो भटकते थे, हु मूव मतलब चाहते थे एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। बहुत ही आसान है। इसका आंसर अगर आप इन सर्च ऑफ फूड भी लिख देते हैं तो पर भी इसका सही आंसर है। तो आसान अगर करना है तो इन सर्च ऑफ फूड लिखिए, अगर थोड़ा सा अच्छा से लिखना है तो इस तरह से लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, वी कैन बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिंट? फ्लिंट से आप क्या समझते हैं? सो देयर टूल्स एंड वेपन्स वेर मेड ऑफ फ्लिंट, ए काइंड ऑफ हार्ड स्टोन। देखिए काइंड ऑफ हार्ड स्टोन का मतलब क्या है? यस, ये रहा काइंड ऑफ हार्ड स्टोन। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिंट? फ्लिंट एक तरह का पत्थर है। देखिए बहुत जगह फ्लिंट से क्या होता है, ऐसे फ्लिंट पत्थर से भी आग जलाया जाता है, बहुत जगह लिखा हुआ है, चकमक पत्थर। और एक प्रकार से फ्लिंट पत्थर से क्या होता था कि आदि मानव लोग वेपन्स बनाते थे। वेपन्स मतलब औजार बनाते थे, ठीक है, टूल्स, कल पुर्जे बनाते थे। तो देयर टूल्स एंड वेपन्स वेर मेड ऑफ फ्लिंट। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो अगर आप सबसे बेहतर होगा आप लिखिए ए काइंड ऑफ स्टोन, ये कैपिटल में लिख दीजिएगा। ए काइंड ऑफ हार्ड स्टोन अगर आप लिख देते हैं तो ये भी आंसर है। इसको सजा के मैंने लिखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको खत्म करते हैं, इस पार्ट को। ये आप लोगों के लिए ये पार्ट होगा, पार्ट 4 होगा। ठीक है, ठीक है, तो समझ समझ के इसको याद कीजिए और तब तक के लिए बाय। बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए तभी जाके अच्छा रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज जितना कीजिए तो एकदम फोटो पे आ जाए, एकदम याद बहुत बढ़िया से हो जाए। देखिए याद मतलब ऐसा नहीं कि आपको रट्टा लगाना है, बहुत ही बढ़िया से समझा दिया हो, आप इसको रिवाइज करके करके एकदम एकदम बहुत ही ईजी बना लेना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस का। और मैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और इतना क्वेश्चंस अगर लिखा गए तो एक ही चैप्टर में रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन और लिखाऊंगा, जो सब कराऊंगा उसी से ही आप लोग का एग्जाम होगा।
एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ओके।